हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्व बिहार पैरामेडिकल का 2018 यानी 2018 का बायोलॉजी क्वेश्चंस जो कि पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर्स में TCEC PM का। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 का सारा क्वेश्चंस बायोलॉजी सेक्शन से। तो चैनल पे न्यू हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के कंटेंट वाले वीडियोस पाने के लिए, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का आपको लिंक है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, इन विच ग्रेट एरा डिड द बर्ड राइजेस, द फर्स्ट बर्ड राइजेस। तो प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकाल में हुआ था, तो हमें ये बताना है। तो आपका सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गिवन ऑप्शंस क्या है आपके। तो गिवन ऑप्शंस है आपके न्यूटनजीवी यानी सिनियोजोइक, मध्यजीवी यानी मेसोजोइक, प्रूव कैम्ब्रियन यानी प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, क्या होगा ये? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। तो आपको बताना है कि प्रथम बर्ड्स का राइजेस मतलब कहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ, पहला बर्ड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कि वो उड़ना कब से शुरू किया, कौन से एरा में। तो ये आपके 4 एरा दे रखे हैं और आपको बताना है कि सीनियोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन में से प्रथम पक्षियों का उदय यानी स्टार्टिंग इवोल्यूशन ऑफ द बर्ड्स कब से स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, कौन से महाकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पहले मैं बता देता हूं, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस कहां से पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चंस क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन से पूछा गया है, क्योंकि इसमें इवोल्यूशन का बात हो रहा है तो ये इवोल्यूशन से पूछा गया है। और इसको सॉल्व करने के बाद आप जरूर एनसीईआरटी रेफर कीजिएगा फॉर मोर नॉलेज। फिगर 7.9 एंड फिगर 7.10 में आपको महाकाल्पों के बारे में एकदम डिटेल में दे रखा है कि सिनियोजोइक में कितने पार्ट्स होते हैं, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियंस में कितने पार्ट होते हैं। और इस क्वेश्चंस का भी डिटेल इसी दोनों फिगर्स में है एनसीईआरटी के। तो आप जाके जरूर इस क्लास के बाद रेफर कीजिएगा एनसीईआरटी बुक फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोजोइक यानी ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब वो क्यों होगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्योंकि आपका जो फर्स्ट बर्ड राइज हुआ था यानी फर्स्ट बर्ड राइज, तो ये आपका जुरासिक पीरियड में हुआ था। कौन से पीरियड में? तो जुरासिक पीरियड में फर्स्ट बर्ड राइज कब हुआ था? आपका जुरासिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में। तो जो कि किसका हिस्सा है? मेसोजोइक एरा का। ये किस चीज का हिस्सा है? तो ये मध्यजीवी एरा का, महाकाल्प का आपका हिस्सा है। तो जुरासिक पीरियड किस में आता है? आपका मेसोजोइक में। तो जुरासिक पीरियड में ही आपका फर्स्ट बर्ड का राइज हुआ था। जो अर्लीस्ट बर्ड था आपका, तो अर्लीस्ट बर्ड जो सबसे पहला बर्ड था जो उड़ना सीखा, वो था आपका डायनासोर्स से उत्पन्न हुआ था, डायनासोर्स वाले टाइम में, नेम पैरवेस। ठीक है, PARAVS। ये आपका यहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ था। तो ये था इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो महाकाल्प है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसका ऑर्डर क्या है, कौन सा महाकाल पहले आया यानी कौन सा एरा पहले आया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आइए अब इसको फिर से डिस्कस करते हैं कि आपका यहाँ प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनियोजोइक, ये आपका एरा का ऑर्डर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सबसे पहला आपका ऑर्डर कैसे अरेंज किया गया? ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट प्री कैम्ब्रियन और सबसे यंगेस्ट सीनियोजोइक। ठीक है, तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन को देख लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, ये अर्थ का सबसे पहला अर्लीस्ट पार्ट है। और पैलियोजोइक आपका एरा एंशियंट लाइफ होता है जो आपका ट्रायोलोबाइट्स के ऊपर बेस है।
मेसोजोइक एरा आपका मिडिल लाइफ है हमारा अर्थ का, जैसा डायनासोर, जब डायनासोर्स थे उस टाइम का। और सीनियोजोइक एरा रिसेंट लाइफ है जो अभी हम लोग का चल रहा है, यानी मैमल्स हम लोग का। और फ्लावरिंग प्लांट्स जो अभी प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो एरा का। तो आपका सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा, फिर पैलियोजोइक एरा, फिर मेसोजोइक एरा और सीनियोजोइक एरा। तो इसमें जितने भी पार्ट्स थे इसी के ऊपर आपका डिटेल में एनसीईआरटी में है, उससे रेफर कीजिए। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया हो। आइए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि पेप्सिन किस का जल अपघटन करता है, यानी पेप्सिन डज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे 4 गिवन ऑप्शंस है और आपको बताना है कि पेप्सिन किसका जल अपघटन करता है। आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले पेप्सिन डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का या न्यूक्लिक अम्ल का, यानी न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये आपका पेप्सिन के ऊपर पूछा गया है। तो क्वेश्चंस को कराने से पहले आपका मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चंस का कहाँ से रेफरेंस है। तो ये आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, पेज नंबर 263 में आपको पूरा डिटेल्स में सारा चार्ट्स वगैरह दिया हुआ है, पूरा डाइजेशंस में। तो आपको याद करना है, तब आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पेप्सिन में इसमें पूछ रहा है कि पेप्सिन डज हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन कौन कराता है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, तो इसका जल अपघटन कराना, जल के उपस्थिति में। ठीक है, जल के अपघटी में इसका विघटन या उपघटन कराना। तो आपका ये प्रोटीन, आइए प्रोटीन से शुरू करते हैं। तो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो वो है आपका पेप्सिन। पेप्सिन का इस्तेमाल करते हैं और इसको तोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं, तो ब्रेक डाउन करके इसको पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स पेप्टॉन्स पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स बनाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ए ही होगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अब आइए फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड को भी देख लेते हैं कौन सा तोड़ता है। तो फैट्स के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम लेते हैं, लाइपेसेस। ठीक है, क्या लेते हैं, लाइपेसेस। और लाइपेसेस क्या करता है, किस चीज में फैट्स को ब्रेक डाउन कराता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड फैटी एसिड्स में। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं सुक्रेज, इन्वर्टेज। ये सारा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं और ये ब्रेक डाउन करा के क्या बनाता है, सुगर्स, सिंपल सुगर्स में या इन्वर्टेड सुगर्स में। सिंपल शुगर हो गया चाहे इन्वर्टेड सुगर्स हो गया। इन्वर्टेड सुगर्स बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपको जरूर जानना, आपका वर्क है कि इन्वर्टेड शुगर किसे कहते हैं, इन्वर्टेड शुगर किसे कहते हैं और किस चीज से इन्वर्टेड से आपका इन्वर्टेड शुगर बनता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है। अब न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस, सिंपल है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है, इसको न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में आपका ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चंस का, और विथ रेफरेंस की एनसीईआरटी से कहाँ पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से किस पेज, किस टॉपिक नंबर तक आपको कहाँ से पूछा गया। तो प्रोटीन्स, पेप्सिन्स और टूट के बनते हैं पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में। फैट्स के लिए इंजाइम यूज करते हैं लाइपेसेस, फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर इन्वर्टरेज यूज करते हैं जिससे सिंपल शुगर्स बनता है, इन्वर्टेड शुगर्स बनता है। और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम लोग न्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। अब न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये आपका वर्क है कि आपको जेनेटिक्स जाके पढ़ना है क्लास 12 का। और न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स ये आप केमिस्ट्री में भी इसे पढ़ सकते हो बायोमोलिक्यूल्स में। तो इसका क्या पार्ट्स होता है, इसका क्या सब पार्ट्स होता है, इसको भी डिटेल में आप लोग एक बार जरूर देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए आज का अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है कि ग्रीन मक्खी के कुल का नाम क्या है? द नेम ऑफ द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई। तो आपको फैमिली का नेम बताना है हाउस फ्लाई का। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है कैनेडी, दूसरा है पोएसी, तीसरा है लेमेलेसी और चौथा है मस्कीरा। तो आपको बताना है कि गृह मक्खी जो हमारा हाउस फ्लाई घर में जो मक्खी उड़ती है उसका फैमिली का नाम क्या है, कुल का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी। डी यानी मस्कीरा। तो ये चैप्टर नंबर कहाँ से आया है, इसका रेफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से पूछा गया है। अब आइए इसका मस्कीरा का डिटेल में देख लेते हैं कि हाउस फ्लाई का कैसे है। तो ये आपका फैमिली हो गया। ये क्या है आपका फैमिली यानी कुल किसका, तो हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का ये आपका कुल हो गया। ठीक है, इसका किंगडम कौन सा होगा, किंगडम कौन सा होगा, तो किंगडम आपका होगा एनिमेलिया, एनिमेलिया। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा हाउस फ्लाई का, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम हम लोग इसका पढ़ते आ रहे हैं म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का डोमेस्टिका। ये आपका साइंटिफिक नेम हो गया किसका, तो हाउस फ्लाई का। बायोलॉजिकल नेम हाउस फ्लाई। ठीक है, बायोनॉमिन नोमेनक्लेचर्स में जो नाम यूज करते हैं वो आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाकी अदर्स में आपको इसका सबका एग्जांपल्स देखना है, लेमिनेसी, पोएसी और कैनेडी का, इसमें क्या क्या आएंगे ये देखना है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि किसका शरीर कैल्शियम से ढका होता है। तो आइए इसका डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि किसका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ रहता है। तो आपको बताना है, ठीक है, कैल्शियम से। हुज बॉडी इज कवर्ड विद द कैल्शियम सेल्स। तो आपके गिवन ऑप्शन है मोलस्का, ए, बी अर्थोपोडा, सी कॉर्डेटा और डी सीरीसृप यानी रेप्टाइल्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपका एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 से पूछा गया है, एनिमल किंगडम से। ये बहुत इजी प्रश्न है और इस चैप्टर से और क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चैप्टर नंबर 3 से हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल्स प्रत्येक का बहुत ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए मोलस्का। ए आपका मोलस्का करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं फाइलम में आपका कवच से ढका होता है कैल्शियम का। और ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट आपका फाइलम है नंबर्स के हिसाब से इसमें स्पीसीज के। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन है चलिए बताइएगा। फर्स्ट कौन है सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम में, सबसे ज़्यादा उसमें स्पीसीज रहने वाले। ये तो सेकंड हो गया, फर्स्ट कौन है बताइए। तो फर्स्ट है आपका बी अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में सबसे ज़्यादा स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल बेस्ड है ये। और चैप्टर नंबर 2 से 3 से और 4 से क्लास 11 का हमेशा एग्जाम्पल्स के ऊपर ही प्रश्न आता है। तो एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है चलिए देखते हैं। आइए आज आपका नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। तो आपको इस सवाल में बताना है कि ह्यूमन हैज हाउ मैनी थोरैसिक वर्टिब्रे। तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर सवाल आया है, यानी स्केलेटन सिस्टम का आपका क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। तो इसमें आपको बताना है कि थोरैसिक वर्टिब्रे कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उससे पहले इसका हम लोग थ्योरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्योरी इसका कुछ इस प्रकार है। तो वर्टिकल कॉलम में आपको इसका थ्योरी दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका थ्योरी ये है कि आपका वर्टिकल कॉलम इज अ पार्ट ऑफ
एक्सियल स्केलेटन, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक्सियल सिस्टम का पार्ट होता है और इसी के ऊपर हमारा सारा स्केलेटन सिस्टम टिका हुआ रहता है। और इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉलम, ये फ्लेक्सिबल कॉलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेक, हमारे गले से लेके हमारे टेल तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा होता है, ठीक है। तो ह्यूमन वर्टिब्रे कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे होता है, इसमें टोटल 33 होता है, जो कि डिवाइडेड होता है डिफरेंट रीजन्स पे। मतलब हमारा जो बॉडी होता है नेक से लेके आपका लेग्स यानी नेक से लेके टेल तक आपका डिवाइडेड होता है 33 वर्टिब्रे में, ठीक है, जो जिस स्पेसिफिक रीजन्स हम लोग बोलते हैं अपना बॉडी में, ठीक है। तो आपका सबसे पहले है सर्विकल स्पाइनल वॉल्यूम में, फिर है थोरैसिक, फिर ल्यूमिनर, सैक्रम एंड कॉक्सी। तो पहला है आपका, सबसे पहला है सर्विकल, दूसरा है थोरैसिक, तीसरा है ल्यूमिनर, चौथा है सैक्रम और पांचवा है कॉक्सी, ठीक है। तो पांचवा है आपका कॉक्सी, या कॉक्सी में ही आपका टेल पार्ट होता है। तो ये नेक से स्टार्ट होता है, यानी ये नेक से स्टार्ट होता है और इसमें कितने होते हैं आपके C1 से लेके C7 तक नेक में, ठीक है। और इसका काम क्या है, सपोर्ट करना, वेट ऑफ द हेड, हेड को संभालना। नेक का हमारा क्या काम है, हेड को संभालना। और इसमें टोटल 7 होते हैं, 7 वर्टिब्रे कॉलम होते हैं। फिर आ जाता है थोरैसिक, यानी 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं, यानी T1 से लेके T12 तक। मेन फंक्शन क्या है इसका, स्पाइन, हमारा जो स्पाइन है रिब केज को, उसको और प्रोटेक्ट करना हार्ट और लंग्स को, ठीक है। तो ये आपका हो गया थोरैसिक। और ल्यूमिनर यानी 5 ल्यूमिनर वर्टिब्रे L1 से लेके L5 तक, इसका मेन फंक्शन क्या है, हमारा ल्यूमिनर स्पाइन को बियर करना और वेट का बॉडी का इसको उठाना। और चौथा है सैक्रम, इसमें 5 होते हैं और इसका फ्यूज होता है हमारा सैक्रम बॉडी के स्पाइन से, हिप्स बोन से मतलब। और चौथा और लास्ट पार्ट जो सैक्रम से जुड़ा हुआ होता है, 4 फ्यूज्ड बोन कॉक्सी, जिसको हम लोग अपना टेल भी कहते हैं पेल्विक रीजन में, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द vertebrate column. It is divided into 5 types, that is cervical, thoracic, luminar, sacrum और cocci। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा उस क्वेश्चंस में, चलिए देख लेते हैं। तो करेक्ट आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका थोरैसिक में 12, ठीक है, L1 से T1 से लेके T12 तक, ठीक है। तो ये आपका थोरैसिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आइए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक कवक नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा एक कवक नहीं है। आपका पहला है राइजोपस, दूसरा है नॉस्टैक, तीसरा है म्यूकर और चौथा है एगैरिकस। तो आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चंस आपका कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11, ठीक है। और यहाँ से मैं कहता आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, 3, 4 से कि आपका हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि कौन सा एक फंगस नहीं है, कवक नहीं है। तो सबसे पहले राइजोपस देखते हैं। तो राइजोपस क्या है आपका, राइजोपस, राइजोपस एक आपका फंगस है, ये एक फंगस है, ठीक है। और ये कौन से आता है पार्ट में, ये आता है आपका फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में आता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। तो ये आपका एक फंगस है। नॉस्टैक ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया और करेक्ट आंसर भी आपका नॉस्टैक है, ठीक है। और CD भी देख लेते हैं कौन सा फंगस है ये टाइप्स। तो फंगस है ये भी फंगस है, क्योंकि इसमें से एक फंगस नहीं है तो आपका तो बी बैक्टीरिया निकल गया, तो ये दोनों तो फंगस ही है, फंगस का एग्जांपल। ये भी आपका म्यूकर भी आपका फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। और डी भी आपका एगैरिकस, ये भी आपका एक एग्जांपल है बसीडोमाइसिटीज का, बसीडोमाइसिटीज का, जिसको हम लोग भी अदर फेमस नेम है ब्रैकेट फंगी, ब्रैकेट फंगी, तो इसको हम लोग ब्रैकेट फंगी के नाम से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। डीनाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन इज डन बाय ए नाइट्रोसोमोनास, बी नाइट्रोबैक्टर, सी स्यूडोमोनास या डी क्लस्ट्रीडियम। तो आपको बताना है
कि किसके द्वारा किया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन आपका किया जाता है सी स्यूडोमोनास के द्वारा, ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर 12 क्लास 12th 11th का मिनरल न्यूट्रिशन का है। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से पूछा गया है। वहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो टॉपिक है वहाँ से आपका ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसको डिटेल में मैंने आपका ये प्रश्न आपका डिटेल में मैंने 2019 में जो क्वेश्चंस आया था इसी पे आया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। तो ये 2018 का क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है 2019 में, सॉरी 2020 में है, शायद ये 2020 में है आपका प्रश्न पूछा गया। वहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन कर रखा है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे है, यानी पेज नंबर 202 एनसीईआरटी का आप क्लास 11th का देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जैव विज्ञान से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आपका पूछ रखा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी, तो आप ओल्ड वीडियो में जाके भी देख सकते हो। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आप बढ़ते हैं। आइए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लार किस परिवर्तन को उत्प्रेरण करता है। तो आपका है व्हाट चेंजेस इंड्यूस सलाइवा। तो पहला ऑप्शन है आपका सुक्रोज को ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में तोड़ना, दूसरा है स्टार्च को माल्टोज में, तीसरा है वसा यानी फैट को फैटी एसिड वसीएल में, और डी माल्टोज को ग्लूकोज में स्टार्च इंटू माल्टोज, ठीक है। तो आपका माल्टोज को ग्लूकोज में यहाँ पे होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है। तो यह आपका डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन से चैप्टर से पूछा गया क्लास 11th से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में सलाइवा से, नहीं ये नहीं होगा। क्या स्टार्च को माल्टोज में करता है, तो हाँ स्टार्च को माल्टोज में करता है, ये इसको सही आंसर है बी। कैसे कि आपका जो सलेवरी एमाइलेज करके जो इंजाइम हमारे माउथ में है वो क्या करता है, आपका स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है इंजाइम, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, और माल्टोज फर्दर हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है ओसोफेगस से स्टमक में, तो ये माल्टोज भी आगे 2 ग्लूकोज में टूटता है विद द हेल्प ऑफ माल्टेज इंजाइम। माल्टेज इंजाइम की मदद से आपका 2 ग्लूकोज में टूटता है। तो ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टार्च को माल्टोज सिलाइवा कराता है हमारे माउथ में, कहा तो ये माउथ में हमारा होता है, मुंह में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फैट से फैटी एसिड कहाँ पे होता है, स्टार्च से माल्टोज, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। और माल्टोज से ग्लूकोज, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये माल्टोज से ग्लूकोज होगा ऑप्शन, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, माल्टोज से ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है विच कंटेन गैलेक्टोज। पहला है स्टार्च, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है लैक्टोज और चौथा है माल्टोज। तो एक एक करके देखते हैं स्टार्च किस चीज़ों से बना रहता है। तो आपका स्टार्च किस चीज़ों से रहता है, माल्टोज से बना हुआ रहता है, ठीक है। माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना हुआ रहता है, ठीक है। सुक्रोज आपका ग्लूकोज से बना हुआ रहता है और फ्रक्टोज से बना हुआ रहता है, ठीक है, शुगर, शुगर केन का एग्जाम्पल। लैक्टोज आपका रहता है गैलेक्टोज से बना हुआ, ठीक है, गैलेक्टोज। और माल्टोज तो आपको पता ही है 2 ग्लूकोज से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये भी आपका डाइजेशन से चैप्टर से आया है। तो डाइजेशन का देख रहे हो कि आप वेटेज कितना है। तो डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन आपको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ जाना है पूरा, क्योंकि जो चैप्टर्स बेसिक्स होते हैं यानी चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डाइजेशन वाला चैप्टर्स हो गया, ये सब क्लास 11th के, और मिनरल न्यूट्रिशंस हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5-6 चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर क्लास 11th। और क्लास 11th से लगभग लगभग 50% क्वेश्चन, यानी 3 से 4 क्वेश्चन, और 3 से 4 क्वेश्चन जेनेटिक्स, और उसके बाद मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से आता है आपका क्लास 12 से। तो यहाँ से आपका 5 से 6 प्रश्न बन जाता है। तो बस इतना ही 7 से 8 चैप्टर करने पे आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है पैरामेडिकल में। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट टिप था आपको कि कम मेहनत में बायोलॉजी में कैसे तैयारी करें। और आप खुद देखोगे कि कितना अच्छे से यहाँ पे
एक्सप्लेन किया है मैंने कि चैप्टर वाइज कि आपको आसानी हो कि चैप्टर्स कौन इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का मैंने चैप्टर्स बता रखा है। तो चैप्टर्स को नोट डाउन करते चलिए और प्रीवियस ईयर पूरा 2010 से 2020 तक करिए, आपका आराम से टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। उतना ही चैप्टर्स पढ़िए, कम चैप्टर्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का लिंक तीनों का मैंने दे रखा है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। और इस तरह के इसके पीडीएफ पाने के लिए वहाँ पे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया मैंने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वहाँ जाके क्लिक करके आप लोग इंस्टा, एफबी और टेलीग्राम तीनों जगह जुड़ जाओ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन प्रत्येक क्वेश्चंस का, और अपना कमेंट ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और न्यूज़ और कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉच।